और जो एक्सपोर्ट्स के आदाब सेट किए गए हैं, ख़ासतौर पर जो ग्रोथ का एक फिगर सेट किया गया है, वो किस हद तक काबिल अमल है, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? जो कि पिछले साल के हमने जो फिगर्स देखे थे, उसमें भी एक जो टारगेट था उसको मीट नहीं किया जा सका। तो अब जो कमी बेशी रह गई है इस साल की, वो कैसे मुकम्मल होगी और फिर अगले साल के टारगेट कितने रियलिस्टिक हैं और हमारी इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या कुछ है? आसिफ इनाम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट FCCI के, साबिक चेयरमैन एप्टिमा के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आसिफ साहब, ट्रांसमिशन के लिए आपने वक्त निकाला। इस बजट पर आपकी एक ब्रीफ ओपिनियन, आपकी एक ओवरऑल इस पर जायज़ा, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बजट कैसा है और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो कि ज़ाहिर पिछले 2-3 सालों में हमने डिक्लाइन की तरफ जाता देखा है, कितना रिवाइवल उसका हो सकता है इस बजट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पिछले बजट के अंदर जैसे हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जिक्र भी किया है, एक एनोमली क्रिएट हो गई थी कि डोमेस्टिक सप्लाईज पे जो है वो सेल टैक्स लग गया था और इंपोर्ट पे जो है वो सेल टैक्स नहीं था, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त आर्बिट्राज पैदा हुआ और लोगों की नेचुरल इंक्लिनेशन इंपोर्ट की तरफ चली गई। जेन्युइन भी जो थे, और उसमें अनस्क्रूपुलस एलिमेंट ने आके बड़ा उधम मचाया और अरबों रुपए की जो है वो उसके अंदर मैसिव इवेजन की 60, 80, 120 और 140, 180 काउंट वगैरह जो सब डोमेस्टिक के हैं वो मंगा के दबा के जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो वो ज़ाहिर बात है सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबन $2 बिलियन के रन रेट पे यहाँ आ गया था, तो जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हुई और ये बहुत बड़ा इकदाम है और इससे ये लोगों की कंसंट्रेशन जो है वो जेन्युइन बिजनेस की तरफ जाएगी, रादर देन कि एक्सपोर्टर जो सुबह सोचता था कि जी मैं किस तरह जो है वो क्या चीज़ मंगा के और उसको गोल करके भेज दूँ बाजार में। इसमें 2 चीज़ें और हैं कि कॉटन और ग्रे फैब्रिक पे भी ये लगना चाहिए ताकि ये सारा हो जाए और ये तमाम लोग अपने एफर्ट जो है वो उसके ऊपर करें। अभी तकरीबन 18 बिलियन एक्सपोर्ट होगी इस साल, जिसके सामने तकरीबन 5 से 6 बिलियन इंपोर्ट हो जाएगी, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट ही गिर के 12 बिलियन रहेगी। एंड बट स्टिल आई अप्रिशिएट के देर आए दुरुस्त आए, कम अज कम आगे तो चीज़ें ठीक होंगी एंड इंशाल्लाह लॉट ऑफ इंडस्ट्री विल बी रिवाइव एंड वी विल सी द ग्रेट रियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर। सही है सर, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर नहीं, इसके अलावा भी ओवरऑल अगर हम देखें तो बार बार यही शिकवा किया जाता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि वर्क फोर्स होने के बावजूद उनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं किया जाता। कौन सी ऐसी चीज़ आप समझते हैं कि इस बजट में उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस बनेगी जिसमें वो इन्वेस्ट भी करें और फिर काम मजीद आगे बढ़े? जी, इसके अंदर मैं सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो खुद प्राइवेट सेक्टर को समझता हूँ। हमारे यहाँ कई लोग हैं कि जो बड़े हैं वो जाके एडवाइस करते हैं कि छोटे कैसे ख़त्म हो जाएं और उनका फोकस ये होता है कि जी हम ही एक्सपोर्टर हो, हम ही मैन्युफैक्चरर हो और छोटे लोग मर जाएं और वो कल को पैदा ही नहीं हो, तो वी विल कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल गवर्नमेंट। आप देखें कि 2014 में जब GSP प्लस आया था तो कितने शादियाने बजे थे, कितने जो है वो लोगों ने कहा था कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, हम बांग्लादेश बन गए, हम ये हो गया। आज एक्सपोर्ट उससे कम हो गई है। नेट एक्सपोर्ट तो उस वक्त तो नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खालिस एक्सपोर्ट होती थी जो भी होती थी। थोड़ी बहुत अगर कॉटन की फसल खराब होती थी तो वो आ जाती थी, तो उसके वो मौजूद था टोटल। अब आप ये देखें कि आज 2014 के बाद आज 22 साल मतलब 12 साल गुजर गए, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। आज आपकी टॉप डेस्टिनेशन भी नहीं है। आपकी पहली टॉप डेस्टिनेशन इज US, देन दी some Middle Eastern country and then third is you start with Germany। तो GSP प्लस का कोई खास इस्तेमाल नहीं हुआ और उसकी वजूहत भी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये EFS का मिसयूज और ये तमाम चीज़ें। लोगों का ये है कि जी गत्ता मंगा के चोरी कर लें, कागज़ मंगा के चोरी कर लें, डाइस, केमिकल्स, हर चीज़ की तकरीबन जेन्युइन इंपोर्ट ख़त्म हो गई है और वो सारी EFS में आके ही हो रही थी। तो उनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इन सब के बजाय इन चीज़ों पे लग गई थी। तो वी होप के, और ये तो खैर एग्रीवेट हो गई थी जब यान और उसके ऊपर वो आ गया था आर्बिट्राज। तो आई होप कि थोड़ा सा हमें खुद भी देखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी जो है वो खुद किस हद तक पूरा हो रहा है। हम हर चीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में है जैसे एनर्जी वगैरह, येस वी कैन राइटली से कि वो गवर्नमेंट ने अगर महंगे मुआदे किए हैं तो बहरहाल कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाला जाए ना उसको कम करने का, जो किया भी है। अब देखें कि 1 जुलाई के बाद अल्लाह करे वो मेंटेन कर लें तो इससे तो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ आएगा। सही। तो एक दूसरे टैक्स रेट बढ़ाने के लिए अब तैयार नहीं है। हर चाहता है कि बेस्ट टैक्स इज टैक्स ऑन अदर, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन।
हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 2 साल पहले जब हम 19 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुके थे 2-3 साल पहले, फिर हमने ये डिक्लाइन देखा, वापस 16 साढ़े 16 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया। अब हमने एक्सपोर्ट के जो टारगेट्स अगले 5 साल में डबल करने हैं और उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा 7-7 8-8 अरब का इजाफा करना है। तो ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? 16 साढ़े 16 अरब डॉलर से पहले हम रिवाइव करके 19 अरब डॉलर तक आए, फिर उसके बाद वो ग्रोथ कंसीडर होगी, या अब ये रिवाइवल का सफ़र कैसे मुकम्मल? ये रिवाइवल का फेज देखिए इस तरीके से कि अगर हम जेन्युइनली जो है वो काम करें और ऑनेस्टी के साथ काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जब 19.5 पे भी पहुंचे थे, और इंशाल्लाह वही चीज़ें मोर और लेस है। उस ज़माने में हमारा एक्टमा का बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से हमारी हफ्तेवारी मुलाकात होती थी, ऑलमोस्ट डेली कांटेक्ट होता था, बड़े एक्सपोर्टरों से होता था। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंटरेक्टिव हो के ये सारा जो है वो अचीव हुआ था। एंड मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का अगर जो है वो एप्टोमा के साथ जो है वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन के जो मुल्की मफाद में जो है वो ज़्यादा काम करती है बनिस्बत पर्सनल मफाद के। सही। अच्छा सर, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्की कर्जा जो है वो तकरीबन 75,000 अरब रुपए से ऊपर जा चुका है, और पिछले 3 वर्षों की अगर हम बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने 31,000 रुपये से ज़्यादा कर्जा, अरब रुपए से ज़्यादा कर्जा ले लिया है। सो आप समझते नहीं है कि अब इसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, कहाँ पे सेटलमेंट होगी? तो ज़ाहिर है इसका जो पूरा बोझ है वो इंडस्ट्रीज़ पे भी आएगा, सनतों के ऊपर भी आएगा, उसको कैसे फिर ओवरकम करेंगे, कहाँ से ओवरकम करेंगे? जी, इसके लिए तो देखिए हमें सबसे पहले मतलब अगेन एवरीबडी हैज सिट टुगेदर कि हमें अब पता है कि एनएफसी अवार्ड जो है वो बड़ा फ्लॉट किस्म का बन गया है, उसको ठीक करना होगा। सूबों के पास डेवलपमेंट के वसाइल ही नहीं है, उनको आप पैसे दे रहे हैं, तो इसके अंदर अब कोई यानी विफाक के पास तो बहुत कम पैसे बचते हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में आप एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करके जो है वो इसको फेयर एंड स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर एक ही चीज़ है, आप जब 4-5 सूबों में बांट रहे हैं तो आपको वही चीज़ें जो है वो लेकिन सर सॉरी टू कट यू, एनएफसी की मद में जो पैसे आते हैं सूबों के पास, उससे तो कुछ भी नहीं होता, ना दरिया साफ होते हैं ना रोड। वही ना जी, व्हेन यू नो इट के वो सारे वेस्ट हो रहे हैं और उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे से कितनी बचत हो सकती है अगर रेलवे के को जो है वो सिस्टम को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से आप देखें कि जो ऑयल पाइपलाइंस है, आपकी वाइट ऑयल और ब्लैक ऑयल की पाइपलाइन डली, उससे आपको कितनी बड़ी सेविंग हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें विफाक के लेवल पे ही होनी है, तो पैसे भी मेजर उन्हीं के पास होने चाहिए। तो आई थिंक सो अगर गलती हो गई है तो ठीक कर लें, पता मुल्क तो सबका है, किसी खाली विफाक का नहीं है, सूबे का नहीं है। सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आप कुछ मजबूत आगे होते ही देख रहे हैं। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% है, हमने इसको अभी भी गेम चेंजर नहीं समझा, ना इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा, इसी की वजह से डिक्लाइन आया। हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर अभी 3-3.5 अरब डॉलर पर मौजूद है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हमें 25 अरब डॉलर ला कर देगा, एक गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। माइंस एंड मिनरल्स पर हमारी बड़ी तवज्जो है अगले 4-5 साल में। टेक्सटाइल सेक्टर क्यों मुस्तकिल नज़रअंदाज हो रहा है पिछले चंद सालों में? जी देखिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होती है। तो अगर आप इससे पिछली गवर्नमेंट को देखें तो वो भी 5 ईयर्स पॉलिसी दे रहे थे, 3-4 साल हुए वो दे ही नहीं सके। और बट उन्होंने ये किया कि जो 5 ईयर्स के नुकात थे उसको मेंटेन रखा, जो भी था विद इन देयर टेन्योर उन्होंने उसको मेंटेन रखा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कोई प्लान बनाना होगा, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें नहीं होता कि आप लोगों ने अरबों रुपए, मतलब एक स्पिनिंग मिल 10-10, 12-12 अरब की लगती है, आपने सडनली उसको पता चला कि जी इम्पोर्ट को कवर कर दिया और खड़ागरक कर दिया। इस तरीके से तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता। बहरहाल जो लोग मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टली वर्किंग कर रहे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और उनकी डबल डिजिट ग्रोथ वो अचीव कर रहे हैं। अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडस्ट्री का, आसिफ साहब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप लोगों का एक शूट अप हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, पीडीएम के दौर में वो सबसे ज़्यादा बढ़ा, यानी बिजली सबसे ज़्यादा किस दौर में बढ़ी, या इस मौजूदा हुकूमत के दौर में आप सबसे ज़्यादा रेट देखते हैं? जी देखिए, उन्होंने तो 9 सेंट पहले 7.5 सेंट और फिर 9 सेंट दिया था, और मेरे ख्याल में 6 सेंट की जो है वो उन्होंने आरएनजी दी थी, और बाकी जो है वो मोर और लेस एनर्जी जो है वो 4 साल स्टेबल रही थी, उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। बट उसमें एक चीज़ ये है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब चालू हुए, मतलब आप ये देखें कि कोविड की वजह से वो डिले हो गए, वरना शायद ये प्रॉब्लम बहुत पहले आ जाती। वी हैव गॉट एक्सेस कैपेसिटी एंड वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, जिसका सबसे आसान सोल्यूशन कराची में 10,000 एकड़ के ऊपर फौरन एक EPZ जो है वो SOS पे
बनाया जाए, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने सिर्फ कराची आना है और उसने सिर्फ EPZ में जाना है। तो अभी EPZ में आपको 1000 गज जमीन भी नहीं मिलती। तो आपकी एक सक्सेसफुल पॉलिसी है, सक्सेसफुल मॉडल है, तो आपका कामयाब हो चुका, आज 40 साल से कामयाब चल रहा है, आप उसको क्यों कर रहे हैं? और फिर ऐसी स्कीमें बनाना, अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं तो 90-95% एक्सपोर्ट होता हूँ, उसका पाकिस्तान नहीं, उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होना चाहिए। व्हाई ही वांट होल पाकिस्तान टू बिकम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड विदाउट अ वॉल? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के दीवार होती है, उसमें से निकलता है आदमी, जैसे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से निकलता है, तो उसके अंदर होना चाहिए ना उसे। पूरे मुल्क को तो EPZ बना के जो इंडस्ट्री चल रही थी उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो उसमें क्या इशू है? आपके 2-2.5 हज़ार मेगावाट अगर वो कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे कोई अगर केमिकल का बड़ा प्लांट आ गया 1000-2000 मेगावाट तो एक प्लांट खा जाता है। तो अगर आपकी कैपेसिटी पेमेंट वहाँ यूटिलाइज होने लगे, ये सारी चीजें जब एक सरमायाकार सोच सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन सोच सकता है, तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है इस हवाले से? जी देखिए, हमने इसमें इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अली परवेज साहब जब फाइनेंस में थे तो हमारी उनसे बहुत अच्छी इंटरेक्शन थी, मुसद्दिक मलिक साहब के साथ भी थी, और आई होप कि बाकी जगह भी वो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कि आपको अपने कोई पर्सनल मफाद नहीं लेने, तो हमें मतलब इट इज़ द गवर्नमेंट हु शुड गिव इम्पोर्टेंस कि जी आप हमें गाइड करें। और हमने थिंक टैंक भी बनाया है फेडरेशन का, वो भी अपना काम कर रहा है, बट आई थिंक सो कि इस टाइप के स्पेशल जोन्स में लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की का अगर हम रेशो देखें पिछले 25 साल में आप एवरेज $2 अरब भी नहीं निकलता है, तो जब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है तो ये जोन्स बनाकर हम क्या करेंगे? नहीं, ये आपका ये आपकी गलतफहमी है। आप जोन बना के देखें, आप देखेंगे कितनी बड़ी शिफ्टिंग आई। बात ये है कि चिकन एंड एग, आप एक दफा आपका क्या नुकसान होगा 10,000 एकड़ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना रहे, कुछ भी नहीं होगा। सर जी, आप बात कर रहे हैं चिकन और एग के हवाले से, ये पिछली हुकूमत में कहा जाता था, लेकिन उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि भाई इससे क्या होना है, और अब हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर इसी पॉलिसीज के ऊपर शिफ्टिंग हो रही है, इसी से फायदा उठाया जा रहा है। नहीं देखिए, पंजाब में मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ये हमारे गौहर एजाज साहब के पेट्रोल इन चीफ हैं, वो गए थे चाइना व्हेन ही वाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, तो उन्होंने चाइनीज से पूछा कि जी आपको किस शहर को, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो चाइनीज रिप्लाई कराची। फिर उन्होंने बताया सबको, और अभी भी बताते हैं, फिर उन्होंने कहा सेकंड चॉइस, उन्होंने कहा कराची, थर्ड चॉइस उन्होंने कहा कराची। तो उन्होंने ही उसी वक्त वजीर आजम साहब से अनाउंसमेंट कराया था कि 5 या 6 हज़ार एकड़ पे जो स्टील मिल है वहाँ पे दे नीड पोर्ट, दे नीड एजुकेटेड पॉपुलेशन नियर अराउंड, क्योंकि उनके जो बिजनेसेस जो वो शिफ्ट करेंगे वो बिल्कुल अनस्किल्ड वाले नहीं होंगे। तो वी आर डेमोग्राफिकली, वी आर जियोग्राफिकली नियर टू द पोर्ट, इतना बड़ा एरिया मौजूद है, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। क्यों हम मतलब पिछले एक लेस से कि वो नहीं आते तो हमारा क्या नुकसान हुआ, जब जमीन तो अभी भी पड़ी है। तो इस आइडिया पर सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, सिंध गवर्नमेंट को एज स्टेक होल्डर फिर ऑन बोर्ड लिया, तो उन लोगों का क्या इस पर रिस्पॉन्स है? जी देखिए, ये तो फेडरल और उनका काम है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि रोजगार तो इधर ही सिंध में पैदा होंगे। सही। अब ये अब ज़रा साथ साथ हम वापस इस बजट पर भी आते हैं। अब इस बजट के नतीजे में जो अगले 1 साल के जो कुछ टारगेट्स रखे गए, इससे पहले भी हमने देखा जो टैक्स इश्यूज़ हैं, जो इंडस्ट्री के लिए कुछ आसानियाँ, अभी आज भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि उस सरचार्ज से मुतालिक तो जो वज़ीर तवानाई हैं वो बताएंगे। ये जो 9 सेंट की बिजली आप लोगों को चाहिए थी, जो रीजन में इस वक्त दीगर ममालिक को इससे भी सस्ती मिल रही है, इस पर कहाँ तक पेशरफ्त हो रही है या होने जा रही है? देखिए, उसका तो अब हमारे पास मजीद 7,000 मेगावाट आ रही, उसका हल आपका सिर्फ कंजम्पशन बढ़ाने में, जो नहीं बढ़ पा रही, और जो तकरीबन आपने पावर ग्रिड पे भी शिफ्ट करने की मुख्तलिफ कोशिश कर लें, बट उसका सिर्फ यही हल है कि जब तक आपका मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और ग्रोथ नहीं आएगी, और वो भी प्राइवेट सेक्टर को दें। अब गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं खड़ी हो रही, कुछ नहीं हो रही, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं जा रही। मेरा नहीं समझ आता कि अब तक 1.5 साल क्यों लग गया है इसको ना होने में। तो ये फौरन इसको EPZ बनाए, और कहीं और बनेगा ही नहीं। आपकी जो मर्जी जहाँ बना लें, मुल्क में 18 EPZ है, उसमें से आबाद तो सिर्फ कराची वाला है जहाँ आप 1000 गज जमीन नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि आपकी डोमेस्टिक लॉजिस्टिक बहुत महंगी है। आप कराची से लाहौर ट्रक ले जाएं तो मेरे ख्याल में 3 लाख का ट्रक है, वापसी का ट्रक 2 लाख का है, तो 40 टन पे आप 5 लाख देंगे तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो पोर्ट से इतने दूर वायबल नहीं रहेगी। यस, वी शुड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कि ये बहुत कम होकर 1/10 रह जाए,
फिर वहाँ भी लग जाएंगे EPZ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।